हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यार एग्जाम पर। और जैसा कि हमने कल चैप्टर की शुरुआत की थी मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु की, तो उसमें नेक्स्ट आज डिस्कस करेंगे क्रियाकलाप 3.6 के बारे में। कल हमने बात की थी किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। यानी भौतिक गुण धर्म पढ़ रहे थे। किसके? मेटल्स के, धातुओं के। जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी किसकी? मेटेलिक लश्रस होती है, धात्विक चमक होती है धातुओं की। फिर हमने बात की थी मेलेबल होती हैं, ठीक है, मेलेबिलिटी की बात की थी, आघातवर्तीता। फिर हमने बात की थी डक्टाइल, तन्यता, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट मेलेबल डक्टाइल मेटल कौन सी थी? सिल्वर एंड गोल्ड। फिर उसके बाद हमने कंडक्टर पढ़े थे। कंडक्शन किसके लिए? फॉर हीट। भाई उष्मा का सुचालक होती है, नहीं होती है, तो उसमें बेस्ट और पुअर दो पढ़े थे। बेस्ट के अंदर कौन कौन सी थी धातुएं? कॉपर और सिल्वर। और पुअर कंडक्टर में लेड और मर्क्यूरी। इतना हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। अब आगे जानेंगे कि भाई क्या एक्टिविटी जो क्रियाकलाप 3.6 है ना, एक्टिविटी क्रियाकलाप 3.6, उसके अंदर आपको डायग्राम देखेगा। भाई एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी से अपने क्या कनेक्ट कर दिया? एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब के साथ एक स्विच लगा दिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये जगह छोड़ दी भाई, ठीक है, स्विच ऑन है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे कुछ मतलब जांच करने के लिए, क्या जांच करने के लिए कि जो धातुएं होती है, मेटल होती है, क्या वो हीट का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगी या नहीं होगी, यानी विद्युत धारा की सुचालक होगी क्या नहीं होगी। उसके लिए हम यहाँ पे किसका सैंपल लगाएंगे? मेटल्स का। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे आयरन लगा दी, लोहा लगा दिया, या एल्यूमिनियम लगा दी, ठीक है, Fe हो, एल्यूमिनियम हो, या कॉपर हो, या सिल्वर हो, या गोल्ड हो, ठीक है। जैसे आपने लगाया तो बल्ब क्या करना शुरू कर गया? सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये क्लोज हो गया, विद्युत परिपथ है, जिसके कारण बल्ब क्या स्टार्ट कर देता है? बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे, मेटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे पर पुश किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी, जिसके कारण क्या हुआ? इसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो था वो आसानी से पास हो गया। तो हमने मतलब एक्टिविटी 3.6 के अंदर क्या निकाल लिया कि मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा या विद्युत की सुचालक होती है। ये लगा लिया। अब यहां से क्वेश्चन भी बनेगा। अगर हम मान लेते भाई मैं इसके जगह आयरन की टुकड़ी की जगह, मेटल की जगह मैंने लगा दिया यहाँ पे रबड़ लगा दिया या प्लास्टिक लगा दिया, देखते हैं भाई क्या प्लास्टिक क्या रबर भी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्लास्टिक का टुकड़ा या रबड़ का टुकड़ा लगाया तो हमने क्या देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। यानी एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपकी जो मेटल्स तो वो क्या है? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन प्लास्टिक हो या रबर हो या और मटेरियल हो, वो क्या है? इंसुलेटर है। किसके? आपके इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। इसलिए आप देखते हो ना, तार, जब मोटी तार देखी हुई आपने, उसके ऊपर मतलब रबर की कोटिंग होती है, ठीक है, या प्लास्टिक की कोटिंग, मान लीजिए रबर की कोटिंग होती है, तो वो क्यों होती है? या फिर एक आप नाम पढ़ोगे पीवीसी इसके अंदर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको मैं कर देता हूं। भाई कोटिंग की जाती है मेटल्स के ऊपर। जैसे मान लो कॉपर के ऊपर किसकी कोटिंग की जाएगी? पीवीसी की या रबर की? पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए पेपर में, एक नंबर में आ जाए तो पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है।
पीवीसी की कोटिंग की जाती है। देखिए ना, प्लास्टिक की जो पाइप आती है, जो पानी वाली भी, उससे भी लिखा था पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइप भी एक मतलब मिक्सचर होता है, ठीक है। ये कार्बनिक फॉर्म के अंदर है। तो ये क्या है, दोनों किसके इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। यानी जब आपने तार था एक ऊपर का और इसके ऊपर किसकी मतलब कोटिंग कर दी आपने, पीवीसी या रबर की कोटिंग कर दी, तो अगर कोई इस तार को छुएगा, जब ये कनेक्टिंग होगी किसी सर्किट के अंदर, क्या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, धातुओं की तारों के ऊपर पीवीसी या रबर की कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके, ठीक है। जैसे कॉपर की तार, जैसे सिल्वर की तार देखते हो, ठीक है। ये था इसके अंदर एक्टिविटी 3.6 के अंदर, ठीक है। तो ये हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। एक प्रॉपर्टी रह चुकी इसके अंदर है, एक इसमें चीज पढ़ोगे सोनरस, धावनिक नहीं बोलते इसको, धावनिक। यानी जब भी आप मेटल को क्या करोगे, जैसे आपने बेल देखी है स्कूलों के अंदर, बेल होती है, किसकी बनी होती है बेल? आयरन की, लोहे की बनी होती है, Fe की। जैसे आप उसको स्ट्राइक करते हो किसी चीज से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी हो चुकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म हो गया किसका, मेटल्स का, कि भाई उनको जब भी आप हिट करोगे मेटल्स को, क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वही क्या बोलते हैं उसको, सोनरस बोलते हैं। यानी सोनो, यानी ऐसा लग रहा है भाई साउंड प्रोड्यूस करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले को धावनिक बोलते हैं। समझ में आई बात? मेटालिक लक्ष्चर पढ़ लिया, मेलेबिलिटी पढ़ लिया, डक्टिलिटी पढ़ लिया, सोनरस पढ़ लिया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ लिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म धातुओं के। क्लियर इतनी बात? अब क्या करेंगे हम, जैसे अब डिस्कस करेंगे ना नॉन मेटल के लिए, तो नॉन मेटल के लिए सारी बातें यही आएगी, ठीक है। जो ये बातें थी वही नॉन मेटल के लिए भी होंगी, बस उसमें यस नो आपने को देखना बस, ठीक है। उसमें कंपैरिजन होगा आगे, एक 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, उसमें कंपैरिजन भी कर रखा है भाई, क्या मतलब इसमें। देखो अब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत होंगे। जैसे आपने पढ़ लिया कि सारी धातु में किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपवाद भी, एक्सेप्शन भी मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं स्टेट की बात करूं, अवस्था की बात करूं धातुओं की, तो लगभग सारी धातुएं किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं किसकी, मर्क्यूरी की या पारा, किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के ताप पर, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गया भाई। उसी प्रकार जब आप नॉन मेटल की बात करोगे ना, नॉन मेटल मोस्टली किस फॉर्म में पाई जाती है, या तो सॉलिड होंगी। अगर इनकी अवस्था की या स्टेट की बात करूं मैं, मोस्टली नॉन मेटल्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड गैस। चाहे तो ठोस अवस्था में मिलेंगे भाई आपको नॉन मेटल यानी अधातु, ठीक है, या फिर आपको किस फॉर्म में मिलेगी, गैस में। इसमें भी अपवाद पढ़ेंगे, एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा, बी आर यानी ब्रोमाइन। वाटर की तरह कलर होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये चीजें पढ़ेंगे अब, ठीक है। आगे कंपैरिजन करेंगे ना जब, यानी जब ये फिजिकल, देखो फिजिकल का मतलब ही क्या होता है, देखने पर कोई कैसी, कोई चीज कैसी दिख रही है, ठीक है। अब जैसे आगे बात करेंगे, जैसे कुछ में अगर आपको फिजिकली देखो कंपैरिजन करके मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा ना, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लस्चरस होती हैं। यानी धातु, इस तरफ मैं मेटल्स की लिखूंगा, इस तरफ
नॉन मेटालिक धातुओं की, अधातुओं की। पहला पॉइंट पढ़ा था भाई, पहला पॉइंट मेटालिक लस्ट्रस होती है, धातुएं कैसी होती हैं, लस्ट्रस होती है। और नॉन मेटल क्या होती है, नॉन लस्ट्रस, यानी इनकी कोई चमक, ये चमकदार होती हैं और इनकी कोई चमक नहीं होती। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट भी पढ़ेंगे, के अलावा अपवाद आगे इसमें एक, किसके अलावा वो पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ा था हमने कि भाई मेलेबिलिटी, ये मेलेबल होती हैं। मेलेबल मतलब इनकी क्या बना सकते हैं हम, थिन शीट, पतली पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है, पतली चादर, आघात वर्धिता, ठीक है, किसकी, धातुओं की, लेकिन ये मेलेबल नहीं होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ा था, ये डक्टाइल होती है, डक्टिलिटी, ठीक है, यानी थिन वायर बना सकते हैं, ठीक है, यानी पतले तार बना सकते हैं, इनके पतले तार, डक्टिलिटी नहीं होती नॉन मेटल्स की। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी थी, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं हम, ठीक है, 1 ग्राम एयू से, गोल्ड से। और मोस्ट मेलेबल डक्टाइल मेटल्स कौन सी थी, एजी और एयू। इतना पढ़ लिया था। फोर्थ पॉइंट में आप कह सकते हैं सोनरस, ये क्या करती हैं, ये साउंड उत्पन्न करती हैं, जब भी टकराएंगी ना ये ध्वनि उत्पन्न करेंगी, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। अब ये मत कह देना भाई जैसे प्लास्टिक है सर जी, जैसे प्लास्टिक है, अगर मैं इसको वैसे हिट करूंगा तो साउंड तो ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन जो वेरिएबिलिटी आएगी ना साउंड की, दूर तक साउंड किसके जाएगी, ठीक है, उस पे बिहाफ पे है बातें। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूंगा तो हीट की बात हुई थी, हीट की आती है, गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा था, कॉपर और सिल्वर। और पुअर कंडक्टर उष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। और पुअर कंडक्टर की मैंने बात की थी तो कौन सी थी वो दो, पीबी और एचजी, मर्क्यूरी, ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं होती, हीट की कंडक्टर नहीं होती है। देखो जो चीज इसमें थी वो इसका विरुद्ध है, यानी इसके अपोजिट चीजें चल रही हैं। और छठा पॉइंट आप फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, ये क्या थी, यहां पे लिख देता हूं मैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या था, ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की सुचालक होती हैं, सुचालक किसकी, विद्युत की, किसकी, विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, मेटल्स। लेकिन दे आर नॉट गुड कंडक्टर, या इंसुलेटर बोल लो, ठीक है, इसकी जगह आप बोल सकते हो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की कुचालक होती है अधातु। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की अधातुएं क्या होती है, कुचालक होती है। एक्सेप्ट आएगा इसमें एक, ठीक है, इसमें भी अपवाद आएगा, वो भी पढ़ेंगे आगे, अपवाद के अलावा, किसको छोड़ के, जैसे नॉन लस्टर्स का था ना। और एक और पॉइंट देखो, 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट भी ऐड कर दूंगा आपके लिए, यहां भी लिख रहा हूं मैं 7वां पॉइंट, स्टेट के ऊपर। ये स्टेट अवस्था में कैसी थी, सॉलिड फॉर्म में थी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एचजी, मरकरी किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड। 7वां पॉइंट देख लो भाई, 7वां पॉइंट इसकी बात करूंगा स्टेट की अवस्था की, तो किस अवस्था में पाई जाती है ये, सॉलिड और गैस। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ब्रोमाइन नॉन मेटल को छोड़ के लिक्विड फॉर्म पाई जाती है। देख लो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी के अगर क्वेश्चन भी बन गया ना भाई, मेटल नॉन मेटल की, आप फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दो, भौतिक गुणधर्म लिख दो। देख लो भाई, 7 पॉइंट लिख दी मैंने, और आपको सिर्फ एग्जाम में लिखने की देने हैं 3 से 4, ठीक है, मैक्सिमम 4 पॉइंट, सिर्फ 4 या 5 कर दियो, हद से ज्यादा। देखो सारे पॉइंट अगर आप देखो है ना, तो ये तो है नहीं भाई मैंने कोई अलग से लिख दी कहीं से। अब अगर आप जैसे गाइड आती है सॉरी, जैसे गाइड आती है, अब गाइड में से रट्टा मारोगे भाई, चीज तो यही है, लिखा मिलेगा इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, कहां से बनी है चीजें। जब आप एनसीईआरटी को डिटेल वाइज पढ़ोगे ना चीजों को, और आपने एक एक चीज पढ़ ली है, तो अपने आप बना दोगे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। या तो है नहीं भाई मैंने कोई गाइड खोल रखी थी, मैंने देख के वहां से लिख दिया। जब आप डिटेल में एक चीजों को पढ़ोगे तो आप अपने आप पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। साइंस क्या चीज है, साइंस है पढ़ो एक बार, ऐसा पढ़ो
कि दोबारा से किताब को मतलब उठाना ना पड़े, मतलब इन द सेंस कि रिवीजन ही करनी पड़े, दोबारा से एक एक चीज को डिटेल में से ये नहीं करना पड़े। अपना नोट्स बनाओ, साथ में रीडिंग की नोट्स बनाए और नोट्स को पढ़ो, बार बार रिवीजन करोगे ना एक चीज की, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन यूं नहीं भाई मैंने तो एनसीईआरटी भी उठा ली, मैंने तो सीबीएसई की उठा ली, मैंने तो मतलब दिनेश की उठा ली, और जो भी पब्लिक किसी और पब्लिकेशन की आती होगी बुक, जैसे गाइड आती होगी दीपक की, स्टूडेंट की, लक्ष्मी की, जो भी जैसी मतलब गाइड आती है वो भी उठा ली, सब कंटेंट ले आए, किसी के नोट्स निकाल के ले आए, ठीक है, और पढ़ा कुछ भी नहीं, पढ़ा एक बार वो पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, खुद भी कंफ्यूज हो गए और नॉन मार्क्स आएंगे। ये काम भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक बुक उठा लो, सिर्फ एक बुक, सर सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी बुक, वो उठाई, उसी को जितना हो सके वो उतना उसका बार बार रिवीजन करो, बार बार मतलब जितना हो सके उसका बार बार चीजों को नोट्स बनाओ, लिख के देखो, हर बार एक चीज जितनी बार रिवीजन करोगे ना मैक्सिमम टाइम, वही आपको रिजल्ट लेके आएगी आपके अंदर, ठीक है। इतना सारा कंटेंट पढ़ने की बजाय एक कंटेंट पढ़ लो, मतलब एक टीचर को पकड़ लो, एक बुक को पकड़ लो और उसी के साथ चलो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। और बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक ही चीज की जितनी बार रिवीजन करोगे, वही आपको कामयाबी दिलाएगी, ये ध्यान रखना भाई। तो ये पॉइंट हो चुके अपने। अब आगे जैसे कंपैरिजन करूंगा ना, जैसे मैंने अपवाद बताया, नॉन लेक्चर का अपवाद यहीं पे लिखना, आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी का अपवाद आया, चलो मैं बता भी देता हूं यहाँ पे, वो आयोडीन है, ठीक है, आई इसका सिंबल होता है, क्या होती है ये आपकी लश्यरस होती है आयोडीन, ठीक है। और अपवाद में इसमें आएगा ग्रेफाइड। आपको सर ग्रेफाइड नॉन मेटल कैसी हुई? भाई ग्रेफाइड कैसे नॉन मेटल हुई? ग्रेफाइड किसका एलोट्रोप पढ़ोगे? कार्बन का एलोट्रोप, और कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। चीजों को पढ़ो ऐसा एक बार ही पढ़ो कि दोबारा से आपको ऐसे नहीं पढ़ने पड़े जैसे पहली बार पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। दूसरी बार तो रिवीजन ही होती है, चाहे आप किसी भी स्कूल में देखोगे ना कि टीचर भी करवा रहेगा कोई काम, तो वो दोबारा से आपको बोर्ड पे थोड़ी लिख के देगा हर एक चीज, तो एक ही बार ही होती है वो चीज, और दूसरी बार तो फिर रिवीजन ही होती है, ठीक है। देखो जैसे अब अगर मैं बात करूंगा आगे, मैंने इसमें एनसीईआरटी बुक ही डाउनलोड कर रखी, मेरे पास बुक थी नहीं आज। देखो जैसे अब एक्टिविटी नॉन मेटल्स के अंदर एक्टिविटी 3.7 करिए क्लब 3.7 में देखोगे ना, तो आपको नीचे 4 पॉइंट मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंटों से एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का बनेगा। इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स लिख देता हूं इसके लिए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। पहला पॉइंट क्या है, देखो पढ़ते हैं, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मैंने बता भी दिया था, exist as solid at room temperature. You have observed metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. These two metals will melt if you keep them on your palm. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। क्या बात कही इसके अंदर है कि आपने क्या देखा कि जो मेटल्स थी, धातुएं थी, वो किस फॉर्म में होती हैं? सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था में होगी, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसके अलावा? मर्क्यूरी के अलावा, वो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड में होती है। दूसरी बात इसी के अंदर क्या बड़ा पॉइंट, देखो क्वेश्चन बढ़ रहेंगे अब, धातुएं का जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट था सिर्फ, हाँ मेल्टिंग, हाँ सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट। आमतौर पर जो धातुएं होती है ना उनका मेल्टिंग पॉइंट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, वो क्या होता है? वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। किसको छोड़ के? इसमें भी क्वेश्चन बना, एक्सेप्ट, ये जो गैलियम का सिंबल होता है Ga गैलियम, Ga गैलियम, CS सीजियम, गैलियम सीजियम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है भाई पहले भी। फिलिंग द ब्लैंक्स में एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना इस बात का। गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल है, ऐसी धातुएं हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है? वेरी लो, बहुत कम होता है, गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। अब अगर देखो मेल्ट का मतलब क्या है, तो कोई चीज पिघलना, सॉलिड तो किस फॉर्म में आना? लिक्विड फॉर्म में आना। एक चीज और बताऊंगा यहां से आपको,
यानी अब अगर आप कमरे के ताप पे इनको मेटल्स को निकाल के ले आए और अपनी हथेली पर रख ली आपने, ये दोनों मेटल्स है, अगर आपने पाम यानी हथेली पे रख ली तो ये क्या हो जाती है, हथेली के ऊपर है मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। कारण क्या है पिघलने का? कारण आपको बता दिया, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है। दैट द रीजन है व्हाई गैलियम एंड सीजियम है मेल्ट ऑन योर पाम, आपकी हथेली पर क्या हो जाती है, पिघल जाती है। देख लो भाई, गैलियम और सीजियम आपसे डायरेक्ट पूछेगा, आपसे रीजन भी नहीं पूछेगा पेपर में, आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा गिव द नेम ऑफ मेटल व्हिच आर मेल्ट ऑन योर पाम। ऐसी धातुओं का नाम बताओ जो आपकी हथेली पर पिघल जाती है। तो दो ही धातु है, गैलियम और सीजियम। अब कईयों कंफ्यूजन क्या बनेगी कि सर अगर ये मेल्ट हो जाती फिर तो ये लिक्विड फॉर्म में होगी, और लिक्विड में सर आपने बताया कि सिर्फ मर्क्यूरी मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी मर्क्यूरी मतलब क्या, ये थी तो सॉलिड फॉर्म में, बंद मतलब एक बीकर के अंदर बंद है तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे इनको बाहर निकाल के अपनी हथेली पर रखोगे ना तो ये मेल्ट होगी। लेकिन ये नेचुरली अपने आप ही, आप क्या करो रूम टेम्परेचर पर रखो, चाहे किसी चीज की बंद रखो, चाहे बाहर निकालो, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, तरल अवस्था में, ये ठोस अवस्था में। समझना ही बात है, इसलिए वो नेचुरली है। इतना क्लियर हो चुका क्या है? सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अब आगे। देख लो भाई, एक पॉइंट से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा पॉइंट हाई होता है, बिल्कुल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, गलनांक बिंदु बिल्कुल है। कौन कौन से दो मेटल वो धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम। ठीक है, समझ में आई बात। आगे सेकंड पॉइंट क्या है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। देखो भाई अभी बताया था, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई। सेकंड पॉइंट है ये, आयोडीन का एक नॉन मेटल है, ऐसी धातु है जो क्या होती है, चमकदार होती है, यानी लश्रस होती है भाई, ध्यान रखना, ऐसी नॉन मेटल है ये, स्वभाव में आ गया ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, मैं थर्ड से पहले आपको फोर्थ पॉइंट पढ़ाता हूं, क्योंकि थर्ड पॉइंट आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे फिर। फोर्थ पॉइंट क्या है एक बार, अल्काइल मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे आर कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई फोर्थ पॉइंट एक बार, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको बताएंगे। अल्काइल मेटल्स, पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछे कि अल्काइल मेटल यानी क्षारीय धातु कौन सी होती है, पहले से अल्काइल मेटल एक तो लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, तीन है। ये अल्काइल मेटल वो मेटल होती हैं जो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। अल्काइल जहां भी समझ आए, इनका नेचर कैसा होता है, अक्षारीय बेसिक नेचर देती है। जब भी मेटल पानी के अंदर घुलेगी ना तो कैसा नेचर देंगे, मतलब बेसिक नेचर, बेसिक ऑक्साइड देगी हमेशा या हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना अक्षारीय देगी। ठीक है, तो ये जो अल्काइल मेटल होती हैं ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। क्या होती है, सॉफ्ट, मुलायम। अगर ये मुलायम है तो आसानी से चाकू से ये क्या हो जाएंगी, कट जाती है। तो पेपर में आपसे पूछेगा ऐसी मेटल का नाम बताओ, ऐसी धातु का नाम बताओ जो चाकू से आसानी से कट जाती है। तो कौन कौन सी वो तीन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगर आपसे यूं पूछ ले कि भाई क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट these metals are cut easily with a knife, भाई क्या कारण है जिसके कारण ये धातुएं आसानी से चाकू से कट जाती हैं। किससे कट जाती हैं, चाकू से। तो एक ही रीजन है, इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घनत्व, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, वो क्या होता है, वेरी लो। डेंसिटी घनत्व बहुत कम होता है जिसके कारण आसानी से चाकू से कट जाती है। रीजन ध्यान रखना भाई, ये क्या है, रीजन है, कारण है, किसका, इन धातुओं के लिए। ध्यान रखोगे, ये आपका फोर्थ पॉइंट था। देख लो भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने सारे पॉइंट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, निचोड़ है इन चीजों का जो आप पीछे पढ़ के आए। ठीक है, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा ना तो फोर्थ पॉइंट जो अपना है उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप, फोर्थ जो चैप्टर पढ़ेंगे ना इससे अगला, उसके अंदर पढ़ेंगे भाई कार्बन और उसके अपरूप। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या बता रखे हैं भाई आपको, चलो पढ़ाई देता हूं आपको। सॉरी थर्ड पॉइंट भाई, थर्ड पॉइंट, फोर्थ नहीं, थर्ड पॉइंट।
देखो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देंगे। कार्बन इज ए नॉन मेटल बट दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस known and has a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is conductor of electricity. आ गया ना, मैंने बताया था कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है, कार्बन एक ऐसी धातु है जिसके क्या पाए जाते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अपरूप होते हैं। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, क्या आपको बता भी देते हैं। एलोट्रोप वो होते हैं भाई जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम। एलोट्रोप क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो तो क्या होगी, डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, वो क्या होंगे, सेम। उसको बोलते हैं एलोट्रोप। ठीक है, यानी देखने पर तो अलग अलग है लेकिन जिससे बने हैं ना वो एक ही चीज से बने हैं। जैसे कार्बन से बने हैं भाई, कार्बन 3 होते हैं वैसे तो। कार्बन से ही क्या बना आपका, डायमंड बना है, हीरा। कार्बन से आपका क्या बना है, ग्रेफाइट बना है। और कार्बन से एक और पढ़ोगे C60, फुलेरिन C60। ठीक है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, ये बाद में खोजा गया था। देखो तीनों किसके बने हैं, किससे बने, कार्बन से। तो केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म है एक जैसे, लेकिन स्ट्रक्चर सबकी क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। उसी को बोलते हैं अपरूप। उसको क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं भैया। एलोट्रोप क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। यानी एलोट्रोप वो चीज है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग, देखने पर अलग अलग, लेकिन जिससे बने हैं वो एक ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी। तो हीरा जो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वह हार्डेस्ट पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, पूरे अर्थ पे। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है। और ग्रेफाइट ऐसी नॉन मेटल है, यानी किसका प्रूफ है, कार्बन का, जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की सुचालक है ग्रेफाइट। ध्यान रखना भाई, ये अपवाद देखो, ये आ गया अपवाद। अब आप पढ़ के आए थे जितने भी नॉन मेटल है वो क्या है, इंसुलेटर ऑफ है इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है, धातु है। लेकिन किसको छोड़ के, कार्बन के एलोट्रोप, अपरूप को छोड़ के ग्रेफाइट। ठीक है, यही था इसके बारे में। आज इतना ही करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।